हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों पोर्शन इंक्लूड हैं। गैमेटोजेनेसिस की बात की जाए और अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन होना जिसे हम oogenesis कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही प्रोसेस को कंबाइंडली हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल व फीमेल सेक्स सेल्स या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल्स में टेस्टिस स्पर्म बना रहे हैं और फीमेल्स में ओवरी ओवम बना रही हैं। हम बात करते हैं गैमेट्स की। जो ये गैमेट्स होते हैं वो बॉडी की सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है? जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स होती हैं उनसे डिफरेंट होते हैं गैमेट्स। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी की सोमेटिक सेल्स होती हैं यानी कि बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके न्यूक्लियस में 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं। डिप्लॉइड मीन्स 2n। लेकिन जो स्पर्म व ओवम होता है मीन्स जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि स्पर्म व ओवम मियोसिस के बाद बनते हैं, जिससे सेल्स की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। जबकि सोमेटिक सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के बाद बनती है। इसलिए सेक्स सेल्स डिफरेंट होती हैं सोमेटिक सेल्स से। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेक्स सेल्स और सोमेटिक सेल्स डिफरेंट क्यों होती है। क्योंकि सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये माइटोसिस से बनती है, इसलिए इनकी संख्या आधी नहीं होती, उतनी ही होती है जितनी मदर सेल की होती है। जबकि जो सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म सेल और ओवम सेल है, वो मियोसिस से बनती है, इसलिए इनकी संख्या आधी हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों में क्या होता है कि 3 फेजेस होते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज। बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मीन्स मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है, स्पर्म का फॉर्मेशन है, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे। स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है, या हम कहें कि जर्मिनल एपिथेलियम हमने इसे क्यों कहा? जो सेल गैमेट बनाएगी, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, उसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहेंगे। सो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करती है। अब सर्टोरी सेल्स का काम क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। या हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं वो सर्टोली सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं। सो जो सर्टोली सेल है उनको नर्सिंग सेल्स भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं वो सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन को लेते हैं, इसलिए सर्टोली सेल को नर्सिंग सेल्स कहते हैं। मैचुरेशन के बाद क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो सर्टोली सेल से बाहर आकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में हम इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। बाकी आगे जो डायग्राम आएगा, लाइन डायग्राम आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझना और उसे आपके एग्ज़ाम में बनाना। स्पर्मेटोजेनेसिस से कोई क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, उसके बाद में वो डायग्राम बना दिया आपने तो भी बहुत अच्छा होगा एक्सप्लेनेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड की बात की जाए सो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जब मेल जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेता है तो उस समय क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कई बार डिवाइड होते हैं माइटोसिस के द्वारा और स्पर्मेटोगोनियम बना लेते हैं। सो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन फेज में होता क्या है कि जो जर्म सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं। ग्रोथ फेज।
ग्रोथ फेज़ की बात की जाए तो स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ हुए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम मैंने यहाँ लिखा है। एक्चुअली क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम दो तरह के बनते हैं, ए और बी। तो सिर्फ जो बी वाले हैं वो ग्रोथ करते हैं आगे चलकर, और आगे चलकर ये बी जो स्पर्मेटोगोनियम है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं और सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले लेते हैं। यही ग्रोथ फेज़ के अंदर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस हुआ और आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर स्पर्मेटिड, और फिर लास्ट में स्पर्मेटोजोआ बन गया। तो ये बेसिक प्रोसेस है। एक्चुअली सिर्फ डायग्राम याद रखो तो आपको सब याद रह जाएगा, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। चलिए बात करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस की लाइन डायग्राम के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टार्टिंग होती है वो स्पर्मेटोगोनियम से होती है। और स्पर्मेटोगोनियम कैसे बना था? सर्टोली जो सेल्स थी उनके जर्मिनल एपिथेलियम के डिफ्रेंशिएशन से बना था स्पर्मेटोगोनियम। यानी कि जो जर्मिनल सेल्स ने आगे जाकर क्या बना लिया था? स्पर्मेटोगोनियम बना लिया था। अब इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस का मतलब होता है अगर स्पर्मेटोगोनियम 2n है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2n है, तो जो नेक्स्ट सेल जो बनेगी उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46 होगी, मीन्स 2n होगी। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना ये 2n है और इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ। और मियोसिस फर्स्ट एक्चुअली क्या है? एक रिडक्शनल डिवीजन है जो हमेशा आधा कर देगा। हमने देखा कि यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो रहा है? मियोसिस सेकेंड हो रहा है। अब मियोसिस सेकेंड एक्चुअली माइटोसिस के टाइप का ही होता है। माइटोसिस में क्या हो रहा था? फोटोकॉपी हो रही थी, मीन्स क्या हो रहा था? 2n है तो नेक्स्ट सेल भी 2n होगी। सो मियोसिस सेकेंड में क्या हो रहा है? एक तरह का माइटोसिस ही हो रहा है, फोटोकॉपी करने का काम ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक n से क्या हो गया? ये दो 1n एंड 1n इसकी फोटोकॉपीज हो गई, और जो नेक्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी उसका भी एक और एक दो कॉपी हो गई। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में मियोसिस सेकेंड हुआ और यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड जो है वो आगे चलकर स्पर्म बना लेंगे, स्पर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। सो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पूरा प्रोसेस है। oogenesis जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बर्थ के पहले कुछ चेंजेस होते हैं ओवरी के अंदर और बर्थ के बाद चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम चेंजेस होते हैं। सो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैच्योर फीमेल गैमेट जिसे हम ओवम कहते हैं उसका बनना ही oogenesis कहलाता है। oogenesis का जो प्रोसेस है वो फीमेल गोनेड कहाँ होगा? ओवरी में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। सो फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। सो मल्टीप्लिकेशन फेज में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो डिवाइड हो रही है और oogonia का फॉर्मेशन कर रही है, जैसा स्पर्म सेल में हो रहा था। स्पर्म सेल में भी ये हो रहा था। जर्मिनल एपिथेलियम जो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर रही थी, और oogenesis में क्या होगा? यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड होगी और oogonia का निर्माण करेगी। ग्रोथ फेज, oogonia जो है वो डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte के आसपास ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या होती हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स ओवरी के अंदर होती हैं और प्राइमरी oocyte को कवर कर लेती है। वो इसलिए कवर करती है ताकि वो प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो प्राइमरी oocyte को कवर कर लेती है और प्राइमरी फॉलिकल बना लेती है। नेक्स्ट है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह ही प्राइमरी oocyte में भी 2 डिवीज़न होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ताकि क्या हो? ओवम बन सके। ये जो डायग्राम हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ये जो लाइनिंग है इसे हमने जर्मिनल सेल बोला है। और ये जर्मिनल सेल आगे डिवाइड होकर oogonia बना लेती है और ये oogonia में फिर माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, प्राइमरी oocyte में चेंजेस आते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte बनती है मियोसिस फर्स्ट के बाद में, और फिर पूरा प्रोसेस आगे चलता है। नेक्स्ट डायग्राम में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। oogenesis के प्रोसेस को अगर हम देखें, जो जर्मिनल सेल्स थी, जो जर्मिनल एपिथेलियम थी फीमेल की, उन्होंने oogonia का निर्माण किया और oogonia जो है वो अराउंड 25 वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ ये बनती है।
यानी कि 25 वीक के आसपास ओगोनिया का निर्माण हो जाता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, और लगभग एक ओवरी में 2 मिलियन ओगोनिया बनती है, और दोनों ओवरीज की बात करें तो 4 मिलियन ओगोनिया बनती है। तो ओगोनिया में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बनी, प्राइमरी oocyte डिवाइड करने के लिए आगे बढ़ी, वह प्रोफेज फर्स्ट फेज में अरेस्ट हो गया मतलब रेस्ट हो गया, या हम कहें कि प्रोफेज फर्स्ट फेज में रुक गई प्राइमरी oocyte, आगे डिवाइड नहीं हुई, और ये सब बिफोर बर्थ हुआ। मीन्स oogenesis का जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ, चाइल्डहुड में और प्यूबर्टी में, 3 प्रोसेस में डिवाइड है। बिफोर बर्थ की हम बात करें तो ओगोनिया में माइटोसिस हुआ और प्राइमरी oocyte की प्रोफेज फर्स्ट में वो अरेस्ट हो गया, रुक गया, आगे डिवीज़न नहीं हुआ। चाइल्डहुड में क्या हुआ, ओवरी इनएक्टिव रही मीन्स प्यूबर्टी नहीं आई तो ओवरी एक्टिव नहीं हो पाई, और फिर प्यूबर्टी के बाद में मीनोपोज तक oogenesis का प्रोसेस कंटिन्यू रहा। जब प्यूबर्टी आई मीन्स 13 से 15 साल हम एवरेज मान के चलते हैं, तो ये जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होना चालू हुई। प्राइमरी oocyte के अंदर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, और यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जो कि डाई हो गई, और एक सेकेंडरी oocyte बनी। अब इस सेकेंडरी oocyte को अगर स्पर्म अवेलेबल हो जाएगा तो मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जायगोट बन जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी। सेकेंड पोलर बॉडी डाई हो जाती है, जायगोट बन जाएगा, फिर आगे वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू हो जाएगा। अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि स्टॉप हो जाएगी मेटाफेज 2 में, और ओव्यूलेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो ओव्यूलेशन के समय सेल निकली वो प्राइमरी oocyte होती है या सेकेंडरी oocyte, तो आंसर है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन के समय निकलती है। oogenesis के पास में आपको एक और साइकिल यहाँ दिखाई दे रही है, फॉलिकल डेवलपमेंट। oocyte को न्यूट्रिशन की भी नीड होती है, और न्यूट्रिशन कौन देते हैं उसे, ओवरियन फॉलिकल्स देते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवरी के जो दूसरे सेल्स हैं वो ओवरी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो ओवरी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ही फॉलिकल्स होते हैं, ओवरियन फॉलिकल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं oocyte को। इनमें भी चेंजेस होते रहते हैं, पहले प्रिमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं, फिर देन उसके बाद में प्यूबर्टी आती है, तो धीरे धीरे ये फॉलिकल्स जो हैं वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। जब प्राइमरी फॉलिकल्स का न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है तो ग्रोइंग फॉलिकल्स बनते हैं। ग्रोइंग फॉलिकल्स में सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स बनते हैं। उसके बाद में फॉलिकल्स मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं जो कि ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं। देन उसके बाद में ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है, और ओव्यूलेशन होने के बाद में वो फॉलिकल्स किस में चेंज हो जाते हैं, कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। oogenesis के साथ में फॉलिकल डेवलपमेंट भी होता है और फॉलिकल्स में चेंजेस आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को अगर हम समराइज करके देखें तो मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया बन रहे थे जर्मिनल एपिथेलियम के डिफ्रेंशिएशन से, और उनमें माइटोटिक डिवीज़न हुआ। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज़ के अंदर। उसके बाद ग्रोथ फेज़ के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीज़न होता है, मीन्स जो सेल्स हैं वो उनकी संख्या आधी हो जाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुआ। देन मैचुरेशन फेज़ के अंदर क्या हुआ, जो मियोसिस सेकेंड से स्पर्मेटिड बने थे 4, वो स्पर्मेटिड में डिफ्रेंशिएशन हुआ, और उसको हमने क्या कहा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड का डिफ्रेंशिएशन होना और स्पर्मेटोजोआ का बन जाना, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस उसे हम कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये था। oogenesis की बात की जाए तो इसके अंदर फीटल लाइफ के अंदर oogonia बना जर्मिनल एपिथेलियम से, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुए और प्राइमरी oocyte बनी जो कि प्रोफेज फर्स्ट फेज में अरेस्ट हो गई। देन प्यूबर्टी के बाद में फिर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ और सेकेंडरी oocyte बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी वो डाई हो गई, और सेकेंडरी oocyte में फिर मियोसिस सेकेंड हुआ और ओवम का फॉर्मेशन हो गया। अगर ओवम की स्ट्रक्चर को हम स्टडी करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आउटर लेयर है इसे हम कोरोना रेडिएटा बोल रहे हैं। 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है, और इसका मेन काम क्या होता है, वाइटल प्रोटीन्स की सप्लाई करना ओवम को। देन उसके बाद में ये एक ब्लू कलर का थिक लेयर हमें दिख रहा है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि ओवम के चारों तरफ होती है।
देन उसके बाद में हमें यहाँ पर विटेलिन स्पेस या विटेलिन मेम्ब्रेन हमें यहाँ पे दिख रही है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट को ये कंट्रोल करती है। यहाँ पर हमें जर्मिनल वेसिकल भी दिखाई दे रही है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात की जाए तो इसमें एक हेड पार्ट होता है, एक नेक पार्ट होता है, मिडिल पीस होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में होता है, और टेल पार्ट होता है। स्पर्म की बात की जाए तो स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज होने के बाद 24 टू 48 आवर्स मीन्स 24 से 48 घंटे तक अलाइव रह सकता है, जिंदा रह सकता है और फर्टिलाइज कर सकता है। इसके पार्ट्स की हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से कवर रहता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्रोजोम, और एक्रोजोम इसके हेड वाले पार्ट में होता है। एक्रोजोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जो ओवम की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो जोना पेलुसिडा है उसको ये पेनिट्रेट करता है। अब एक्रोजोम का जो निर्माण होता है वो स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी से होता है। न्यूक्लियस की बात की जाए तो जाइगोट का फर्स्ट क्लीवेज स्पर्म का न्यूक्लियस ही करता है। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म बनते हैं, ये हमने देख ही लिया था। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।